चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का एक दो कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। कल का क्वेश्चन था आपका, हम लोग मुद्रा टॉपिक देख रहे थे, मनी। मुद्रा के बारे में देख रहे थे, मनी की परिभाषा हम लोग देख रहे थे। तो एक दो लोगों का उसमें कंफ्यूजन ये था कि जैसे आपका बैंक है तो बैंक अदर भी काम करते हैं, ठीक है। देखो बैंक की जो कोर डेफिनेशन है, तो कोर डेफिनेशन मैंने बताया क्या था, बोरो टू लेंड आपका, ठीक है ना। पैसे को जमा करा के, ठीक है, और फिर उसी पैसे को उधार में बांटते हैं, ये तो कोर फंक्शन है और इसी से बैंक क्या होता है, डिफाइन होता है। लेकिन आज के टाइम में बैंक का फंक्शन थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया है। बैंक इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं आपके, ठीक है, शेयर भी खरीदवा बिकवा रहे हैं, ये सारे फंक्शन आपके बैंक आपके कर रहे हैं, ठीक है, सारे फंक्शन बैंक आपके कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये था कि एक दिन पूछा था किसी ने आप में से ही कि बैंक तो अदर भी फंक्शन कर रहे हैं, तो हाँ बैंक का फंक्शन ब्रॉड हुआ है, लेकिन कोर डेफिनेशन यही होती है, बोरो टू लेंड आपका, इसी से बैंक क्या होता है आपका डिसाइड होता है, बैंक आपका डिफाइन होता है। एक और क्वेश्चन था कि एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो बैंक नहीं होती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज होती हैं आपकी, उनमें से कुछ ऐसी एनबीएफसी होती हैं जो डिपॉजिट भी करवाती हैं, पैसे को जमा भी करवाती हैं, और वो क्या करती हैं आपकी लोन भी देती हैं, ऋण भी आपकी क्या करती हैं देती हैं, लेंडिंग भी करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं, ठीक है, लेंड भी करती हैं पैसे का, ठीक है। तो आप यहां पे देखो उस एनबीएफसी को नॉन बैंक क्यों बोला गया, बैंक क्यों नहीं बोला गया। तो मैंने आपको कल ही परिभाषा जो बैंक की बताई थी कि ये जो परिभाषा बोरो टू लेंड है, ये 99% क्या होता है आपका ट्रू होता है, 1% अपवाद आपका आता है। तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो बैंक में है लेकिन बैंक का वो पूरी तरह से काम नहीं करती, फिर भी बैंक बोलते हैं। कुछ ऐसी एनबीएफसी हैं जो बैंक का काम करती हैं, फिर भी हम उनको बैंक नहीं बोलते हैं, उनको गैर बैंक क्या कहते हैं बोलते हैं। तो 1% ये अपवाद आता है, क्योंकि बैंक होने के लिए कुछ और एक दो कंडीशन आपकी चाहिए होती है, लेकिन जो परिभाषा है वो यही है, कोर डेफिनेशन क्या होती है आपकी यही होती है। तो ये एक दो लोगों का कंफ्यूजन था, वो मैंने आपका दूर किया। किसी एक ने पूछा था कि सर नियम और विनियमन में क्या अंतर होता है, ठीक है। किसी एक जने का इसी में से क्वेश्चन था, आप ही में से, कि नियम और विनिमय में क्या अंतर होता है, विनियमन में क्या डिफरेंस आपका होता है, रूल एंड रेगुलेशन में अंतर उन्होंने पूछा था। तो रेगुलेशन जो होता है वो एक तरह से जैसे आपके घर में आपके पापा ने एक रेगुलेशन आपका तय किया कि आप परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जो आपके हैं परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके पापा ने एक रेगुलेशन बनाया कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपके, ठीक है, तो उन सदस्यों को सुबह उठ के अपना जो भी काम है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो उन्होंने एक रेगुलेशन आपका वहां पे सेट किया, बट अब आप रूल अपना बनाओगे कि सुबह तो जगना है और सारा काम स्टार्ट करना है। तो सब लोग अब अपने हिसाब से रूल बना लेंगे। अब कोई सुबह 6:30 बजे जग रहा है, कोई 6 बजे जग रहा है। अब उन्होंने कोई हार्ड टाइम तो ऐसा बताया नहीं कि एकदम सुबह इतने बजे ही जगना है, बस इतना बोल दिया गया कि सुबह आपको जगना है। कोई 6:30, कोई 6, इस तरह से लोग क्या हो रहे हैं आपके जग रहे हैं, और अब उनका जो जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। तो रेगुलेशन बस इतना कहता है, एक गाइडलाइंस होता है, और उस रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन आप खुद तैयार करते हो उसको हम क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। तो वैसे जो गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेशन आपको बना के दे देती है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है तो केवल आपको रेगुलेशन देते हैं। अब डेली जो आपका ऑपरेशन है उसको संपादित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आपको अपना रूल क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है रूल्स और रेगुलेशन में डिफरेंस। तो ये लास्ट लेक्चर का किसी ने आपका पूछा हुआ था, डाउट में था, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर हमारा ये था कि मुद्रा की परिभाषा को हम लोग देख रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनी इज द फंक्शन ऑफ 4, ठीक है, या मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन 4, ठीक है। मुद्रा अपने चार कार्यों से क्या होती है आपकी परिभाषित होती है। तो मैंने कल जो परिभाषा यही बोला था कि मुद्रा अपने 4 कार्यों से परिभाषित होती है। तो मुद्रा के जो 4 कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैंने कल आपको लिखवाया था। पहला क्या था आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन। मुद्रा क्या होता है आपका, विनिमय का साधन होता है, ठीक है, विनिमय का साधन होता है। पहला फंक्शन होता है मनी का। दूसरा जो फंक्शन होता है मुद्रा का, वो मैंने आपको बोला था मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। अब इनका मतलब हमें समझना था, ठीक है, मूल्य का या मान का मापक, मूल्य का मापक होना चाहिए अगर जो मुद्रा आपका है तो।
तीसरा जो आपका होता है मनी का जो फंक्शन होता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, अब इनका हमें मतलब समझना है, इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आस्थगित भुगतान का मानक, आस्थगित भुगतान का मानक। चौथा मैंने फंक्शन आपका ये बोला था, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्या है आपका, डेफर्ड पेमेंट, आस्थगित भुगतान। चौथा जो होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये मुद्रा का चौथा फंक्शन होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य भंडारण या मूल्य संचयन, मूल्य का संचयन या भंडारण, ठीक है, या भंडारण। ये चार फंक्शन है। चारों, अगर जो कोई भी चीज है, कोई भी एंटिटी है, नॉट मतलब कि आप ऐसे देखो कि जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है आपका, ठीक है, अगर जो ये मार्कर आपका ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर देता है, ये मार्कर अगर जो चारों फंक्शन आपका परफॉर्म कर देता है, तो इस मार्कर को ही हम मनी क्या कर लेंगे आपका, मान लेंगे। ये चारों फंक्शन आपका क्या कर दिया उसने, परफॉर्म कर दिया। तो अब हम देखते हैं पहला जो होता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का साधन होना चाहिए, तभी वो चीज क्या होगी, बतौर मुद्रा, बतौर मनी क्या होगी आपकी, कंसीडर होगी। तो विनिमय के साधन में इसके लिए, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम अपने रियल लाइफ का उठा लेते हैं। बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा। पहले बार्टर सिस्टम क्या होता था आपका, चला करता था वस्तु विनिमय प्रणाली, आपकी बार्टर सिस्टम होता था। वहीं से हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करके समझेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय फॉर्मली अगर जो आप देखिए तो अभी हम 10th में हैं, लेकिन ऐसे इनफॉर्मली मैं 12th एनसीईआरटी में एंटर कर चुका हूं, क्योंकि कल से तो आपका 12th एनसीईआरटी अब एकदम स्टार्ट हो जाएगा वो क्लास के नाम के साथ ही। और ये जो टॉपिक है ये 10th में बहुत थोड़ा सा है, एक्चुअली मैं पूरे 12th के लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम लोग 12th एनसीईआरटी में एंटर कर चुके हैं, इसके बाद हमें 12th एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो अब जो चीजें आएंगी बड़े ध्यान से उसको समझिएगा। क्लास अगर जो छूटी आपकी और बिना देखे क्लास में आए तो फिर लेक्चर आपको समझ में नहीं आना है। तो इसलिए अब चीजों को बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको आपको देखना है, ठीक है। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग सुना करते हैं, जहां पे वस्तुओं का एक दूसरे से क्या होता है आपका विनिमय होता है, ठीक है। और लोग उसी विनिमय के साथ एक वस्तु से दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं आपका। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देखते हो कि लोग गेहूं या आपका चावल लेके जाते हैं और उससे सब्जी खरीद के लेके आते हैं। मतलब आपने गेहूं वीट दिया और सामने वाले से सब्जी आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो अभी भी बार्टर सिस्टम क्या होता है आपका, प्रचलन में है। लेकिन पुरानी जो व्यवस्था हुआ करती थी उस समय तो बार्टर सिस्टम पूरे पीक पे होता था। किसी के पास मान लो कि टमाटर है, ठीक है, और किसी के पास प्याज है, तो अब जो टमाटर जिसने आपका उत्पादित किया, ठीक है, टोमेटो जिसने आपका उत्पादित किया है, टमाटर, और एक व्यक्ति है जो प्याज का क्या करता है आपका उत्पादन करता है, ठीक है, ओनियन का आपका उत्पादन कर रहा है। तो अगर जो टोमेटो वाले को ओनियन चाहिए तो इसने अपना क्या किया, इसको 1 kg आपका टोमेटो दे दिया। और चूंकि भाई टमाटर मान लो कि महंगा है, तो इससे बोला कि तुम 1.5 kg हमें क्या करो, प्याज दे दो, तो हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। यानी वस्तुओं का वस्तुओं से क्या हो गया, आपका विनिमय हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। इसने टमाटर दिया इनको और इन्होंने इनको क्या कर दिया, उसके बदले उसके बराबर उन्होंने प्याज आपका दे दिया। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, यहां पे एक्सचेंज आपका विनिमय हो जाता है। तो वस्तुओं का वस्तुओं से आपने क्या कर लिया, आपका विनिमय कर लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी के पास गेहूं है, ठीक है, किसी के पास गेहूं है, वीट है आपका, और इसको क्या चाहिए, टमाटर चाहिए। इस गेहूं का उत्पादन करता है, इसको टमाटर चाहिए, लेकिन टमाटर वाला जो है उसको गेहूं चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब इसको भाई, अब दिक्कत यहां पे जनरेट होगी कि जब ये इसको गेहूं ऑफर करेगा तो ये बोलता है ये कि भाई हमें तो गेहूं चाहिए ही नहीं, तो हम गेहूं के बदले तुम्हें कैसे टमाटर अपना दे दें, संभव नहीं है आपका। यानी अगर जो इसको भी मतलब इसका गेहूं चाहिए और इसको भी इसका टमाटर चाहिए, यानी जो दोनों का जो वांट है, दोनों की जो जरूरत है, अगर जो कोइंसिडेंस उनका होगा वो एक ही होंगी, वेनिस्ट होंगी, तभी जाके बार्टर सिस्टम में क्या कर सकते थे, आप चीजों को खरीद और बेच सकते थे। यहां तो हमने बोल दिया, चीजें बहुत आसानी से हो गई आपकी, ठीक है, कि टमाटर वाले को प्याज चाहिए था तो इसने इसको क्या किया, आपका प्याज दिया,
और इसने इसको क्या कर दिया, टमाटर दे दिया। दोनों का जो वांट है, दोनों की जो जरूरत है, वो क्या हो रही है आपकी, उभयनिष्ठ है, कोइंसिडेंस है। इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है। लेकिन यहां पे क्या हो गई, आपकी दिक्कत हो गई, गेहूं वाले को टमाटर तो चाहिए लेकिन टमाटर वाले को गेहूं नहीं चाहिए, तो फिर इनका एक्सचेंज क्या होगा आपका, संभव नहीं है। तो जैसे पुरानी व्यवस्था में और आज के भी टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते हैं, वस्तुओं से वस्तुओं का अदला बदली करते हैं, विनिमय करते हैं आपका। तो जहां पे जरूरत सेम होती है, कॉमन होती है, वहां पे तो हो जाता है, लेकिन जहां पे नहीं है आपकी, फिर वहां पे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे अगर जो हम पुरानी व्यवस्था को देखें तो हम तो इन वस्तुओं को ही क्या मान लेते थे, मुद्रा मान लेते थे, ठीक है, मनी हम मान लेते थे, और एक दूसरे से क्या करते थे, आपके एक्सचेंज कर देते थे। लेकिन ये मुद्रा का जो पहला रूल है आपका कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका होना चाहिए। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन तभी कोई चीज हो सकती है जब उसके अंदर कोइंसिडेंस ऑफ वांट की क्या हो, आपकी क्वालिटी हो, वो फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ जरूरतों को पूरा करता हो कोई भी चीज, मुद्रा तभी होगी, ठीक है, जब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगी, आपकी फॉलो करेगी इस नियम को, ठीक है, विनिमय का साधन बन जाए, तभी वो क्या होगी, मुद्रा होगी। लेकिन अब वो विनिमय का जो साधन अपना जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है तभी दिखा पाएगी जब उभयनिष्ठ जरूरतों को क्या करे, वो पूरा करता हो आपका। यानी कोइंसिडेंस ऑफ वांट को क्या करे, वो फुलफिल करे, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ जरूरतों को क्या करे, आपका पूरा करे, तभी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब यहां पे देखिए, हमने वस्तु को एग्जांपल में लिया, लेकिन यहां पे वस्तु में दिक्कत ये हो जा रही है कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट आ ही नहीं पा रहा है, कहीं पे तो आ जा रहा है, कहीं पे आपका हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या वस्तु को मुद्रा आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। क्यों, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। कारण यह है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं होगा आपका, विनिमय का साधन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं आपकी, वो कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या हो जाती है, उनके दिक्कत आ जाती है, ठीक है। जो जरूरत है उनकी उभयनिष्ठता में क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से वो विनिमय का साधन नहीं बन पाते। लेकिन वहीं पर रुपया है, अगर जो रुपए को हम आज के टाइम में, आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में हम मुद्रा मानते हैं, तो भाई रुपए अगर जो है आपके पास, जैसे ये गेहूं वाला है, ठीक है, अब इसने किसी को भी गेहूं चाहिए होगा, उसको गेहूं बेचा और उससे रुपया क्या कर लिया, लेकर के रख लिया, ठीक है। टमाटर वाला, जिसको टमाटर चाहिए, ठीक है, उसको टमाटर बेचा और उससे रुपए लेके क्या कर लिया, आपका रख लिया, ठीक। अब यहां पे भाई रुपया तो टमाटर वाले को भी चाहिए, तो गेहूं वाले ने क्या किया आपका, अब गेहूं की वहां पे जरूरत ही नहीं है, रुपया इसके पास है, रुपया इसको दिया, इससे टमाटर क्या कर लिया, खरीद लिया, क्योंकि रुपया ये क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको रुपए की जरूरत है, और ये रुपया लेकर के अपना प्याज क्या करेगा, आपका परचेज कर लेगा। तो रुपया जो है आपका, रुपए की जरूरत सबको है, वहां पे कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, आपका आ जाता है। इसलिए रुपया मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, मुद्रा वो आप पहली जो क्वालिटी होती है वो फुलफिल कर देगा, लेकिन जो वस्तुएं होती हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या करती हैं, आपकी फॉलो नहीं कर पाती हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो मार्कर है, ये अगर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए आपका, तो फिर ये मनी का पहला जो चरित्र है, जो गुण है उसका, वो उसको मतलब पूरा कर देगा, फुलफिल कर देगा। तो ये मनी के करीब आपका पहुंच जाएगा, मनी होने के इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन भैया अगर जो मैं किसी को डिजिटल मार्कर दूं, तो अगर जो उसको जरूरत है, ठीक है, उसके पास ये इस तरह का डिजिटल बोर्ड है, तभी वो मेरा डिजिटल मार्कर लेगा, और जो उसके पास सामान है वो हमें देगा आपका। तो अगर जो उसकी जरूरत ये होगी तभी तो हमसे लेगा ना, नहीं होगी तो फिर वो नहीं लेगा आपका। तो मैं ढूंढता फिरूं किसी को जिसको भी ये डिजिटल मार्कर चाहिए वो ले ले, और हमें उसके बराबर में जो हमारी जरूरत की चीज है वो दे दे। अच्छा, हमने ढूंढ भी लिया किसी को कि जिसको इस मार्कर की जरूरत है, तो हो सकता है कि जो हमें चाहिए वो उसके पास ना हो आपका। तो फिर ऐसे में जो जरूरतें हैं वो कॉमन तो हो नहीं पाई, उभयनिष्ठ तो हो नहीं पाई आपकी, ठीक है। उभयनिष्ठ, कॉमन, कोइंसिडेंस ऑफ वांट। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है भैया, कॉमन, जहां पे दो चीजें आके मिले, ठीक है, उसी को उभयनिष्ठ पॉइंट कहते हैं आपका, कॉमन पॉइंट इसको कहते हैं। कोइंसिडेंस इसी को क्या किया जाता है, आपका बोला जाता है। तो यहां पे क्या है कि रुपया सबको चाहिए, ठीक है, रुपया आपको सबको चाहिए। तो रुपया अगर जो आप मानते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताओ, तो ये सबकी जरूरत है। टमाटर वाले को भी रुपया चाहिए, वीट वाले को भी रुपया चाहिए। तो रुपया
मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। लेकिन यहां पे वस्तुओं को वस्तुओं से एक्सचेंज कर रहे थे तो वहां पे वो दिक्कत क्या हो जा रही थी आपकी, आ जा रही थी। ठीक है, तो ये है आपका क्या कहते हैं कि पहला क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, तभी वो चीज मनी आपकी होगी। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के लिए ये इट शुड फुलफिल द क्वालिटी ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, ये उभयनिष्ठ जरूरतों को क्या करता हो, आपका पूरा करता हो, तभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा वहां पे बन पाएगा। ये चीज समझ में आई आप लोगों के, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे मैं आता हूं। मनी होने के लिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए आपका, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मूल्य का मापक हो, किसी भी चीज को इसमें क्या हो कि आप दिखा सको, तभी वो मनी क्या होगा आपका बनेगा। तो देखो ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेके एक मैंने वस्तु को मान लिया मुद्रा, ठीक है, और उस पे मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं कि क्या ये मनी हो सकता है। ठीक है, वस्तु को हमने मान लिया तो वस्तु हमारे सामने है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने रुपया जो वर्तमान में हम यूज करते हैं, दोनों को हम लेके समझ रहे हैं कि कौन इस गुण को क्या कर रहा है, आपका पूरा कर रहा है। जब वो पूरा कर लेगा तभी वो क्या होगा, आपका मुद्रा होगा। तो पहली जो क्वालिटी है रुपए ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वहीं पे जो वस्तुएं हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाई पहली क्वालिटी। तो भाई चार के चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो मनी होगा ना। तो इसीलिए वस्तु कभी मुद्रा नहीं बन पाई, रुपया मुद्रा क्या हो गया आपका, बन गया। मेजर ऑफ वैल्यू दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए, मूल्य का मापक। ठीक है, मतलब क्या हो कि ये बतौर यूनिट ऑफ अकाउंट क्या करे, आपका काम करे। ठीक है, मनी अगर जो वो होगा, ठीक है, मुद्रा वो होगा, दूसरी क्वालिटी अगर जो सेटिस्फाई करेगा तो यूनिट ऑफ अकाउंट होना चाहिए। मतलब लेखा जो आप कर रहे हो वहां पे उसकी इकाई बन जाए आपकी। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट, क्वालिटी ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखा की क्या बन जाए आपकी, लेखा की इकाई बन जाए। यानी लेखा इकाई अगर जो बन जाती है आपकी, अभी समझा रहा हूं मैं इसको, तब वो क्या होगा आपका मेजर ऑफ वैल्यू को, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर पाएगा। और यूनिट ऑफ अकाउंट तभी आप उसको शो कर पाओगे जब उसके अंदर विभाजकता की क्वालिटी हो, गुण हो, आपका फंजिबिलिटी की क्वालिटी हो। अगर जो फंजिबिलिटी है तभी वो यूनिट ऑफ अकाउंट को क्या करेगा, शो करेगा। और जब, आइए हम अगले पेज पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैंने आपको बोला कि मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, मूल्य का मापक होना चाहिए। मतलब उसका यह हुआ कि यूनिट ऑफ अकाउंट हो, अकाउंट लेखा की इकाई या लेखा इकाई होनी चाहिए। ठीक है, अब लेखा इकाई होने के लिए पहले बात उसके पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपकी फंजिबिलिटी की होनी चाहिए। अभी देखना यूपीएससी 2022 में इसी फंजिबिलिटी वर्ड पे आपका क्वेश्चन आपका आया होता। फंजिबिलिटी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, विभाजकता, विभाजकता का गुण होना चाहिए, तभी वो यूनिट ऑफ अकाउंट होगा और तभी जाके वो मेजर ऑफ वैल्यू क्वालिटी को फुलफिल करेगा। ठीक है, मूल्य का मापक वो बन पाएगा। जैसे आपने यहां पे बोला क्या कि मान लो कि 1 किलो टमाटर से आपको 1.5 केजी क्या हो गया, मिल गया। यहां पे क्या कहते हैं कि आपको प्याज मिल गया। ठीक है, तो आपने इस तरीके से यहां पे दर्शा लिया। अब जैसे मान लो कि किसी के पास बकरी है, ठीक है, और किसी के पास क्या है, आपका गेहूं है, या मान लो कि टमाटर है। ठीक, तो अब जैसे मान लो कि 1 क्विंटल टमाटर देने पे आपको, या 50 केजी टमाटर देने पे एक बकरी क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। हमने ऐसा मान लिया कि 50 केजी टमाटर देने पे किसी व्यक्ति के पास बकरी है और किसी के पास क्या है, आपका टमाटर है। ठीक है, तो टमाटर वाले ये चाहता है कि उसको बकरी मिल जाए। ठीक है, उसको बकरी की जरूरत है और बकरी वाले को टमाटर चाहिए। तो ये बोलता क्या है कि तुम 50 केजी अगर जो हमें टमाटर दोगे तो हम तुम्हें एक बकरी क्या करेंगे, ऑफर कर देंगे, एक बकरी दे देंगे। ठीक है, तो आपने 50 केजी में क्या किया, लेकर के आप वहां पे एक बकरी गए। अब मान लो कि ऐसे वो सोचता है कि हम 2 क्विंटल क्या करते हैं, अगर जिसको टमाटर दे दे तो ये हमें 4 बकरी क्या करेगा, आपका देगा। अब उसमें मान लो कि कोई बकरी दुबली पतली है, ठीक है, तो अब उसके लिए क्या आप लगाओगे वहां पे, अब 40 केजी दोगे कि 35 केजी दोगे, ये अनुमान लगाना क्या हो जाता है, आपका कठिन हो जाता है। ठीक है, कारण ये है कि
भाई यहां पे विभाजकता की क्या हो जा रही है, समस्या हो जा रही है कि एक यूनिट जो होना चाहिए कॉमन, ठीक, कॉमन यूनिट जो होना चाहिए आपका, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। यानी जो लेखा की जो इकाई होती है वो हमें यहां पे नहीं मिल पा रही है कि जैसे कोई बकरी दुबली हो गई तो 50 केजी में ही जाएगी कि 40 केजी में जाएगी। चलो एक एग्जांपल लिया। अब मान लो कि यहां पे बकरी से एक्सचेंज हो रहा है क्या, आपका गाय। अगर जो गाय है बकरी से क्या हो रही है, आपकी एक्सचेंज हो रही है, तो आप यहां पे 2 बकरी अगर जो इनको दे रहे हो तो वो एक गाय आपको क्या कर रहे हैं, यहां से दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सचेंज यहां पे हो जा रहा है वस्तु का वस्तु से। लेकिन अगर जो मान लो कि कोई यहीं पे बकरी या गाय क्या होगी, दुबली हो गई, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि बकरी की पूंछ काट दोगे या उसका पिछला हिस्सा काट दोगे, ठीक है, फिर आप एक्सचेंज करोगे वहां पे, तो फिर वहां पे क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि चीजें विनिमय कैसे होंगी, क्योंकि कोई कॉमन मेजर नहीं है, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब यह है आपका कि लेखा की इकाई बने, मतलब वो कॉमन मेजर हो, एक उभयनिष्ठ मापक क्या हो वहां पे बन जाए। जैसे रुपया है आपका, रुपए में देखना कि अगर जो प्याज है आपका 30 रुपया केजी, तो फिक्स है कि 30 रुपया होगा, 30 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। टमाटर है आपका मान लो कि 60 रुपए केजी, तो 60 होगा, 60 से क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो अगर जो किसी दिन रेट बढ़ा 60 से 65 हुआ, तो व्यक्ति के पास 60 रुपया है, ये 5 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया, तो 1 केजी टमाटर उसको क्या हो गया, मिल गया। लेकिन अगर जो ये एक दूसरे से एक्सचेंज होते, प्याज वहीं का वहीं रहता, अगर जो टमाटर की डिमांड बढ़ जाती, इसके थोड़े प्राइस बढ़ जाते, तो फिर कैसे कितने पे कितना प्याज आप एक्सचेंज करते। कोई इकाई है क्या वहां पे, मापन की कोई इकाई है नहीं है, कोई इकाई नहीं है। लेकिन रुपया अगर जो है आपका, तो वहां पे 30 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया, इस तरह से आप उसको रुपए को इकाई बना देते हो, ठीक है। वो मेजर का, मापन का क्या बन जाता है आपका, यूनिट बन जाता है, ठीक है। तो वो क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, तभी वो मुद्रा क्या होगा आपका बनेगा। और रुपए के पास क्या है, ये क्वालिटी है। इवन रुपया क्या है आपका, फंजिबल है, विभाजक है। विभाजक होने की वजह से वो क्या बनता है आपका, लेखा की इकाई बनता है, मतलब कॉमन मेजर, मतलब उभयनिष्ठ मापक क्या हो जाता है, बन पाता है। उभयनिष्ठ मापक का मतलब, इसको भी आपने टमाटर को भी रुपए में दिखा दिया, प्याज को भी रुपए में दिखा दिया, गेहूं को भी रुपए में दिखा दिया, बकरी को, गाय को, सबको रुपए में दिखा रहे हो। एक इकाई आपके पास मिल गई जिसको रुपए में दिखा रहे हो। और रुपया क्या होता है आपका, फंजिबल होता है। मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का अगर जो नोट है आपके पास, 10 रुपए का नोट है, तो चाहो तो आप किसी के पास जाके 10 रुपए का सिक्का मान सकते हैं। 1-1 रुपए के 10 सिक्के भी आप ले सकते हो और 10 नोट भी ले सकते हो। यानी जो 10 रुपए का नोट वो क्या है, फंजिबल है, विभाजक है, वो अपने छोटी इकाई में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए किसी भी वस्तु का जो रेट निर्धारण करते हो, उसमें आप उसको प्रदर्शित करते हो, तो उसमें आपको कठिनाई नहीं होती। कहीं पे थोड़ा भी कोई चीज छोटा बड़ा हुआ तो हम 2 रुपया 4 रुपया बढ़ा और घटा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर जो कोई भी मुद्रा यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखा की इकाई बनना चाहती है, ठीक है, तो उसको फंजिबल होना पड़ेगा। फंजिबल होगा तभी वो यूनिट ऑफ अकाउंट बनेगा। और यूनिट ऑफ अकाउंट अगर जो बन गया, मतलब उसने ये किसी भी वैल्यू को मापित करने के लिए यूज होना शुरू हो गया, तो वो मनी क्या होगा आपका, मान लिया जाएगा, ठीक है। वो मुद्रा आपका मान लिया जाएगा। यानी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई आपकी, उसकी सेटिस्फाई कर गई, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा क्या है आपका, मेजर ऑफ वैल्यू। रुपए ने दोनों क्वालिटी क्या कर ली, क्वालिफाई कर ली, इसलिए रुपया मुद्रा है। और कोई भी जो वस्तु आप यूज करते हो, तो वस्तुएं कभी मनी नहीं बन पाती है, मुद्रा आपकी कभी नहीं बन पाती है, ठीक है। कारण क्या है कि उनके अंदर जो मूल्य का मापक, ये जो गुण है, ये नहीं हो पाता। कारण क्या है कि वो फंजिबल नहीं है, विभाजक नहीं है। जैसे एक गाय है, अब एक गाय को 10 गाय लाके उसके बराबर तो खड़ा नहीं कर सकते, कैसे मेजर करोगे। लेकिन 10 रुपए का नोट है, तो 1-1 रुपए के सिक्के आके एक 10 का नोट आपका क्या करेगा, बना देगा। वहां पे उसकी विभाजकता तय होती है। जैसे वो विभाजकता तय होती है, तुरंत वो यूनिट ऑफ अकाउंट बन जाता है, मतलब वो इकाई बन जाता है किसी भी मापन का, मतलब यहां पे मुद्रा के रूप में। और जब वो यूनिट बना, तो उसने मेजर ऑफ वैल्यू को क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा गुण क्या हो गया आपका, मुद्रा का आ गया। तो रुपया करता है, लेकिन वहीं पे वस्तुएं क्या होती हैं आपकी, नहीं करती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कैसे हमने समझा, समझ में आया, आगे बढ़े। अब तीसरे उस पे आते हैं। जो तीसरा है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आस्थगित भुगतान का मानक, ठीक है। यानी आस्थगित भुगतान का मानक, तीसरे का मतलब यह होता है कि आप फ्यूचर में, भविष्य में ऋण का भुगतान हो सके, ठीक है। डेब्ट पेमेंट इन फ्यूचर, ठीक है। भविष्य में ऋण का भुगतान हो सके,
डेट पेमेंट इन फ्यूचर। अगर जो ओके धन्यवाद तेजस्वी। भविष्य में ऋण का भुगतान हो सके आपका, ठीक है। अगर जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका अर्थ यह होता है कि उस मुद्रा से आप भविष्य में क्या कर सको, भुगतान कर सको। जैसे आपका रुपया है, ठीक है, रुपया आपका है, तो आज आपने 100 रुपए उधार लिया किसी से और बोला कि हम इसको 1 महीने बाद 10% ब्याज के साथ आपको वापस कर देंगे 110 रुपया। तो सामने वाला मान जाएगा ठीक है, हमें 110 रुपए 1 महीने बाद तुम क्या कर देना, वापस कर देना। रुपए में भविष्य में भुगतान क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में आपका क्या हो सकता है, वहां पे भुगतान हो सकता है। और ये तभी संभव हो पाया है कि जो रुपए की वैल्यू है वो क्या है, आपकी ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। अगर जो रुपए में जो स्थिरता है, भाई एक महीने में कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत होगा तो कोई वस्तु होगी आपकी 58 या 54 हो सकती है आपकी बढ़ जाए, इतनी पॉसिबिलिटी है, बल्कि वो भी नहीं है, ठीक है। तो रुपए की जो वैल्यू है 100 रुपया जो आज है, वही 1 महीने बाद क्या होगा, उसकी 100 रुपए वैल्यू होगी। तो हम उसमें भविष्य में क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। यानी रुपए के अंदर तीसरी क्वालिटी भी आ जाती है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को क्वालिफाई कर जाता है। वो भविष्य में ऋण, उसमें भुगतान आपका किया जा सकता है। और इसके पीछे कारण यह है कि उसका जो मान है, वैल्यू क्या है आपकी, स्टेबल है, ठीक है। वैल्यू क्या है आपकी, स्टेबल है, स्थिर है। रुपए की वैल्यू आपकी बहुत 1 साल में थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। जब महंगाई आपकी बढ़ जाती है तब उसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होगी, नहीं तो ऑलमोस्ट क्या होती है, स्टेबल होती है। तो इसीलिए हम मानते ही हैं कि रुपया जो थर्ड क्वालिटी है उसको क्या करता है, आपका क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन वहीं पे वस्तु है, कोई वस्तु है अगर जो प्याज ही है, अब पता नहीं, आप देखते हो कि सब्जी मंडी में हर हफ्ते प्याज की कीमत 5 रुपए 10 रुपए क्या होती है, आपकी ऊपर नीचे होती है। इसकी वैल्यू आपकी स्टेबल नहीं है। तो जैसे आज आपने किसी से उधार लिया, अब बोला कि हम आपको 1 महीने बाद इसके बदले 10 केजी प्याज दे देंगे। अब मान लो कि प्याज तब सस्ता हो गया और फिर उस बंदे को दोगे तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा, यार बताओ ये चीज इतनी सस्ती है और हमें इतना महंगा हमसे सामान लेके गया। मान लो कि किसी से टमाटर लेके आप आए हो, आज के टाइम में 5 किलो टमाटर ले लिया या 10 किलो टमाटर ले लिया आपने, और बोला कि हम तुम्हें इसके बदले अगले महीने क्या करेंगे, तुम्हें हम इसके बदले प्याज क्या करेंगे, वापस कर देंगे, या टमाटर ही क्या कर देंगे, तुम्हें वापस कर देंगे। तो आज टमाटर महंगा था, आज टमाटर मान लो कि 60 रुपए था, ठीक है, मार्केट में दिख रहा है, तो टमाटर की वैल्यू आज ज्यादा थी। अब 1 महीने बाद मान लो कि टमाटर की वैल्यू कम होती है, तो आज आपने किसी से 10 किलो टमाटर उधार लिया, तो 1 महीने बाद उसको टमाटर ले जाके वापस करोगे और उसकी वैल्यू अगर जो कम हो जाएगी तो उसको खलेगा। बताओ उस समय ये जब लिए थे तब इसकी वैल्यू ज्यादा थी, अभी वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसकी कम हो गई। क्वालिटी का भी क्या होता है, गुणवत्ता का भी डिफरेंस आ जाता है। अब टमाटर आप लेके जा रहे हो सकता है कि सामने वाले ने आपको अच्छी क्वालिटी का टमाटर दिया हो और 1 महीने बाद आप ले जाके उसको जो टमाटर दे रहे हो वो आपकी अच्छी क्वालिटी का है नहीं, उसको कैसे मैच कराओगे आप। यानी जो उसका मूल्य है, जो आंतरिक मूल्य है या जो भी चीज है, वो स्थिर नहीं है। इसलिए वस्तुएं जो होती हैं वो तीसरा जो क्वालिटी होती है मुद्रा होने की, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाती है। लेकिन रुपया जो 100 रुपया आज है, 100 रुपया क्या होगा, 1 महीने बाद भी रहेगा, वो क्वालिफाई कर लेता है। इसलिए रुपए को हम मुद्रा मानने की तरफ जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो फुलफिल कर देता है, और मानने की तरफ हम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रायिकता क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे बन जाती है। कभी गांव में देखा होगा आपने, लोग एक दूसरे से गेहूं और चावल उधार लेते हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर जो क्वालिटी आपने इधर उधर किया तो फिर लोग बोल भी देते हैं आपका कि हमने तो आपको बहुत बेहतर क्वालिटी का चावल दिया था या वीट दिया था, लेकिन आपने क्या किया कि हमें अच्छी क्वालिटी का गेहूं या चावल हमें वापस नहीं किया है। लोग ऑब्जेक्शन वहां पे रेज कर देते हैं, इस तरह की चीजें उठ के आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई क्वालिटी कैसे आप मैच कराओगे, उसकी वैल्यू जो आंतरिक वैल्यू है स्टेबल नहीं है, वो वेरी करती रहेगी आपकी और आपके सामने दिक्कत आती रहेगी। इसलिए वस्तुएं कभी बतौर मुद्रा नहीं बन पाई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन रुपया जो है आपका, वो बतौर मुद्रा क्या होता है, आपका तीसरी क्वालिटी को क्वालिफाई कर जाता है। चौथा होता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मूल्य का संचयन या भंडारण होना चाहिए, उसमें आप अपनी चीजों को क्या करो, स्टोर करके रख सको। जैसे मान लो कि आपके पास जमीन है, ठीक है, अब आपने जमीन बेचा, ठीक है, तो किसी प्याज उत्पादित करने वाले व्यक्ति को आपने अपनी जमीन दे दी और उससे प्याज लेके रख लिया। और प्याज लेके रखोगे तो वो तो 2-4-6 महीने में क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पेरिसेबल है, वो
मतलब वो क्या हो सकता है, आपका विनाश हो सकता है उसका, वो पेरिशेबल है, खराब हो सकता है आपका। लेकिन वहीं पे आपने किसी को जमीन बेचा और उससे क्या कर लिया, रुपया आपने ले लिया, तो रुपया जो आपने 10 लाख, मान लो 10 लाख की आपकी जमीन है, 10 लाख रुपए लेकर के आपने रख लिया, तो 10 लाख की वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख रुपए आपका सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, या उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत खर्चा करना होगा। अगर जो 10 लाख रुपए के बराबर आपने प्याज ले लिया किसी से, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको मेंटेन करने का भी खर्चा, और नहीं तो उसमें से आधी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो पेरिशेबल होता है। तो वस्तुएं कभी भी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बन पाती, वो मूल्य को संचित नहीं कर पाती हैं। लेकिन रुपया जो है वो मूल्य को संचित कर लेता है। जमीन बेच के आपने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, तो रुपया 2 4 4 साल 10 साल जब तक रखना हो रखो, ना उसको रखने का कोई खर्च है, नहीं वो क्या होता है आपका नष्ट होता है, खराब होता है। ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो चौथी क्वालिटी है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचयन। मूल्य संचयन जो आपकी चौथी क्वालिटी है, ये तभी सेटिस्फाई करेगी कि चीजें पेरिसेबल ना हो, नॉट पेरिशेबल। ठीक है, नॉट पेरिशेबल, नष्टहीन हो आपका, मतलब नष्ट होने की क्वालिटी उसके अंदर ना हो। रुपया नष्टहीन है भाई, वो नॉट पेरिशेबल है, लेकिन वहीं पे वस्तुएं जो क्या होती हैं, खराब होती हैं, पेरिशेबल होती हैं, वो खराब हो जाएंगी, इसलिए उसमें कभी भी आप किसी चीज को संचित करके नहीं रख सकते हो। तो चारों क्वालिटी जहां पे आ जाए, तभी वो क्या होगा, आपका मुद्रा माना जाएगा, मनी क्या होगा, आपका माना जाएगा। तो क्या आप इस मार्कर को अब सोच के बताइए, ये मार्कर आपका मनी हो सकता है? ये तो पहला ही डिस्क्वालीफाई कर गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये फुलफिल कर ही नहीं पाएगा, तो ये मनी तो आपका कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये बताओ कि बहुत क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते रहते हो, जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्या मनी हो सकता है? आप सोच के बताओ, बिटकॉइन मुद्रा हो सकता है, मनी हो सकता है बिटकॉइन? नहीं। सत्येंद्र ने आंसर दिया नहीं, विशंबर ने आंसर दिया हां, धीरज ने आंसर दिया नहीं। अच्छा, मिला जुला आंसर आ रहा है, पार्वती ने आंसर दिया यस, बिटकॉइन मनी हो सकता है, लोग बोल रहे हैं। चलो, उसमें क्वालिटी देख लो ना, मनी होने की, क्या वो फुलफिल कर रहा है? क्या वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है बिटकॉइन? नहीं हो सकता भाई, बिटकॉइन मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी वांट नहीं है, मुझे बिटकॉइन की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे वो हो जाएगा? पहला ही क्वालिटी नहीं फुलफिल कर पाया। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, हाँ यहां पे आप एक बार को मान सकते हो कि ठीक है, बिटकॉइन फंजिबल होता है, उसके और भी छोटे छोटे यूनिट होते हैं, तमाम चीजों को आप शो कर सकते हो उसमें, यह क्वालिटी कर सकता है आपका। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आस्थगित भुगतान का मानक, भैया ये तो एकदम फुलफिल नहीं करता, वो खुद ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो कैसे वो भविष्य में भुगतान के लिए वो यूजफुल होगा आपका? तो तीसरा भी वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचयन, चलो वो पेरिशेबल नहीं है, खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खुद की जो वैल्यू है वो स्टोर कर ही नहीं पा रहा है, वो खुद ही ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो तीनों क्वालिटी नहीं है, केवल एक दूसरा आपका मिल जा रहा है, बाकी सब तो मिल ही नहीं पा रहा है, तो मनी नहीं हो सकता बिटकॉइन आपका। आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे एक दूसरे से आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि गांव ग्रामीण स्तर पे अभी भी लोग गेहूं दे करके सब्जी खरीदते हैं, चावल दे करके सब्जी खरीदते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है आपका। लेकिन अगर जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मुद्रा नहीं है, मनी नहीं है आपका। ठीक है, आगे बढ़े। और ये जो चीजें मैं बोला हूं, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लिखी लिखाई मिल जाएगी। जिन्होंने नोट किया है बढ़िया है, अच्छी बात है, चीजें नोट होनी चाहिए, थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी ये चीज पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार देखते हैं। अभी मनी और करेंसी में मैंने आपको अंतर नहीं बताया, मनी और करेंसी में भी अंतर होता है। आते हैं धीरे धीरे एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। अब हम आते हैं किस पे, तो टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, इवोल्यूशन या एग्जिस्टेंस के आधार पे जो है आपका अस्तित्व जो है या कैसे उनका विकास हुआ है, क्रमिक विकास, उसके आधार पे टाइप हम देखते हैं मुद्रा के। दूसरा होता है लीगल टेंडर के बेसिस पे, वैधता के आधार पे। तीसरा हम देखते हैं आंतरिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य के आधार पे। तीसरा टाइप क्या होता है आपके मनी का होता है। इसमें जो पहला टाइप है अब हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, मनी की परिभाषा हो गई। अब टाइप्स ऑफ मनी हम क्या करेंगे आपका देखेंगे। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्रमिक विकास के आधार पे। तो पहली आती है आपकी कमोडिटी मनी, द्रव्य मुद्रा, ठीक है। द्रव्य मुद्रा आपकी होती है कमोडिटी मनी, जिसको आप वस्तु मुद्रा भी क्या कहते हो, आप बोलते हो। तो वस्तु मुद्रा आपकी क्या होती है, कमोडिटी मनी क्या होती है। हियर द कमोडिटी इज यूज्ड एज अ मनी, यहां पे वस्तुओं को बतौर मुद्रा हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी क्या कहते हैं आपका बोलते हैं। इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी क्या कहते हैं आपका बोलते हैं। जब वस्तुएं एक दूसरे से विनिमय हो, वस्तुएं बतौर मुद्रा आपकी यूज की जाए, तो उन्हीं वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं आपका कमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा बोलते हैं। और ये कहां पे चलता है, तो बार्टर सिस्टम में चलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में ये चलता है। और इसी का डिस्कशन अभी मैं कर रहा था, एग्जाम्पल बतौर क्या किया था आपका लिया था, ठीक। लेकिन इनके साथ मनी की पूरी क्वालिटी नहीं होती, बस काम चलाऊं हम इसको मनी क्या करते हैं मान लेते हैं। इसीलिए तो क्रमिक विकास के आधार पे मैंने बोला कि ये जो है बार्टर सिस्टम जो था आपका, जो वस्तुएं थी बतौर मुद्रा वो फेल कर गई, क्योंकि वो मुद्रा की एक्चुअल जो क्वालिटी होती है उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो केवल हमने काम चलाऊं उसको मतलब क्रमिक विकास में पहले पायदान पे उनको रख लिया, लेकिन वो मुद्रा आपकी फॉर्मल औपचारिक रूप से है नहीं, ठीक है। तो पहला हो गया कमोडिटी मनी। दूसरा होता है मेटालिक मनी, ठीक है, धात्विक मुद्रा। यहां पे मेटल को, धातुओं को बतौर मुद्रा हम क्या करते हैं आपका यूज करते हैं। जैसे आज के टाइम में आप क्वाइन देखते हो, क्वाइन जो आते हैं आपके सिक्के जो होते हैं वो मेटल के क्या होते हैं आपके बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, धात्विक मुद्रा कहते हैं। तो समय के साथ पहले हम कमोडिटी मनी यूज करते थे, ठीक, वस्तु मुद्रा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। तो फिर हमने अपने क्रमिक विकास के रूप में क्या लिया, मेटल लेके आए। आप देखिए आपके एंशिएंट इंडिया में भी अभी भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है आपका, तमाम तरह के सिक्के क्या होते हैं आपके दिखाए जाते हैं, किताबों में आपके होते हैं, ठीक है, सोने के, चांदी के, तमाम तरह के सिक्के क्या होते हैं आपके वहां पे मिलेंगे। तो पहले लोग क्या करते थे आपके गोल्ड कॉइन शुरू में लाए, आपके सोने के सिक्के लाए। लेकिन अब जो गोल्ड है आपका, अब वो इतना ज्यादा तो मात्रा में था नहीं गोल्ड, अब गोल्ड मात्रा में ज्यादा था नहीं। तो फिर अब भाई जब कहीं पे भी आपका जब प्रशासन बढ़ता है, इकोनॉमी आपकी बढ़ती है, तो फिर लेन देन आपका बढ़ेगा और ज्यादा मुद्राएं आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो आपको और ज्यादा मुद्राएं आपको चाहिए होंगी। तो फिर समय के साथ जो राजा महाराजा थे आपके, ठीक है, किंग थे, तो उन्होंने क्या किया आपका सिल्वर कॉइन आपका बनाया, ठीक है। चांदी के सिक्के क्या किए आपके बनाए, गोल्ड चल रहा था, साथ में क्या हो गया आपका चांदी के सिक्के भी आ गए। सोचा इन लोगों ने कि गोल्ड तो भाई लिमिटेड अमाउंट में है, उससे इतना ज्यादा सिक्के तो बना ही नहीं सकते, सबका काम चल जाए, क्योंकि लेन देन बहुत ज्यादा अब होने लगा था। तो अब सिल्वर बना दिया। जब सिल्वर कॉइन आया तो फिर समस्या सरकार के सामने वही हुई कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो सिल्वर से क्या होती है आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया आपका कि जिनके हाथ में गोल्ड आपका सोने का सिक्का आता था वो घर में रख लेते थे, और जो सिल्वर कॉइन था वो क्या करते थे आपके बाहर चलाते थे, बाहर आपके मार्केट में लेकर के आते थे। यानी मार्केट से गोल्ड गायब हो गया, सिल्वर क्या हो गया आपका मार्केट में चल गया। इसी को कहते हैं ग्रेसम्स लॉ, अभी मैं आगे उसको बोल रहा हूं। फिर उसके बाद सिल्वर के बाद इन्होंने क्या किया, कॉपर, तांबा क्या किया लेकर के आया, तांबे के सिक्के चलाए। तांबा भाई सस्ता भी होता है सिल्वर से और ज्यादा मात्रा में था, तो इन्होंने सोचा कि तांबा ज्यादा आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि तब आपके पेपर मनी का कुछ प्रचलन था नहीं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, भारत में जो पहली जो पेपर मनी आपकी प्रिंट की गई, ठीक है, कागजी मुद्रा प्रिंट की गई, उसका टाइम है 1784 से लेकर 1791, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे टाइम है जो आपके क्या कहते हैं कि फिक्स नहीं है।
तो इसलिए मैं उसको टाइम दे रहा हूं 1794 से। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे खुद लिखा है 1784 से लेकर 1791 पहली बार कागजी मुद्रा इसी समय क्या हुई थी आपकी, प्रिंट हुई थी। उससे पहले आप क्या करते थे, चाहे एंशिएंट इंडिया जब से उठाना है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तब से आप देखो तो या तो वस्तुएं बतौर मुद्रा यूज की जाती थी, लेकिन इनको ज्यादा सफलता मिलती नहीं थी, तो इसलिए ये बहुत व्यापक नहीं हो पाई। तो हमने मेटल धातुओं को यूज कर लिया। तो पहले सोने के सिक्के लाते थे, फिर चांदी के सिक्के हमने लाए, फिर हमने क्या किया, कॉपर जो तांबा है उसके सिक्के लेकर के आए। हमने ये सोचा कि क्योंकि लोगों ने गोल्ड तो गायब कर दिया, गोल्ड ज्यादा प्रीशियस होता है, ज्यादा उसकी वैल्यू होती है आपकी, तो फिर हम चांदी के सिक्के लेके आए। अब चांदी और हमने प्रयास किया कि तांबा एक साथ चले। जैसे तांबा आया और चांदी मार्केट में था, तो लोगों ने क्या किया, चांदी अंदर किया और तांबे को बाहर निकाल दिया। जब एक बार उनके हाथ में चांदी जाता था तो कभी वापस घर से बाहर आता ही नहीं था। उसको ऑर्नामेंट में यूज कर लिए, गहने बनवाने में, और फिर तांबे क्या कर रहे हैं, चला रहे। फिर मार्केट में सिक्के की क्या हो गई, आपकी कमी हो गई। तांबा क्या हुआ, आपका चलता रहा। लेकिन तांबे के बाद हम थोड़ा सा क्या हुए कि मतलब कॉपर के साथ स्टील को मिक्स किए। ठीक है, कॉपर के साथ स्टील को मिक्स किए और इस तरीके से हमने सिक्के निकालना क्या किया, शुरू किया। तो इस घटना के कालक्रम में आप देख रहे हो कि जब ज्यादा वैल्यू की मनी जो है पहले आई, ठीक, और उससे कम वैल्यू की मनी बाद में आ रही है, सिक्के बाद में आ रहे हैं, तो कम जो वैल्यू वाला सिक्का है वो ज्यादा वैल्यू को मार्केट से क्या कर रहा है, प्रचलन से क्या कर रहा है, आपका बाहर कर दे रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम्स लॉ इसको क्या किया जाता है, आपका बोला जाता है। ठीक है, ग्रेसम्स लॉ। ग्रेसम्स आपके इकोनॉमिस्ट से, अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक नियम दिया आपका, क्या, इसको कहते हैं ग्राहम लॉ। ग्राहम का नियम इसको बोला जाता है। इन्होंने ये बोला कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। बुरी मुद्रा, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद कर लेना इसको या लिख लेना। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अब बुरी और अच्छी का मतलब ये होता है इनकी आंतरिक जो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। बुरी अच्छी का मतलब नहीं है कि एक बेवड़ा है और एक शरीफ है आपका, यहां पे इसका मतलब ये नहीं है। इसमें क्या हुआ आपका कि ग्रेसम्स लॉ ये बोलता है आपका कि जो बैड मनी होती है हमेशा गुड मनी को प्रचलन से क्या करती है, बाहर कर देती है। यहां पे बैड गुड का मतलब क्या होता है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी आंतरिक वैल्यू। तो जैसे सोने की आंतरिक वैल्यू ज्यादा थी, तो चांदी जब आया तो चांदी ने सोने को बाहर किया प्रचलन से। फिर जब तांबा लेके आए तो इसने बाहर किया इसको। फिर तांबा जब आया आपका तो तांबा चलता रहा, फिर हमें और सिक्के की जरूरत पड़ी। फिर लोगों ने क्या किया, तांबे के साथ स्टील को मिक्स करके बनाना क्या कर दिया, आपका शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर तांबा क्या हो गया, प्रचलन से बाहर हो गया। और इस समय हम जो यूज करते हैं वो कॉपर और स्टील का मिश्रण नहीं होता है। इस समय जो सिक्का आप यूज करते हो वो होता है आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हुआ, बीच में जब सरकारें आपकी सिक्के चलाई थी तो ये होता था क्यूप्रो। ठीक है, यही आरबीआई की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो भारत सरकार ही सिक्के को क्या करती है, आपकी जारी करती है, और आरबीआई पूरा मैनेजमेंट देखती है। तो क्यूप्रो स्टेनलेस स्टील चला करता था। 2007 में मैं आपको बताऊं, 2007 की बात है कि ये जो क्यूप्रो स्टेनलेस स्टील का आपका जो कॉइन आया करता था, इसकी जो वैल्यू, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता था उसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा होती थी। तो कलकत्ता में ऐसे बहुत केसेस पकड़े गए कि लोग उस सिक्के को लेते थे और उससे, चूंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, तो उसको ब्लेड बनाने में या किसी अन्य चीजों में क्या करते थे, प्रयोग कर रहे थे। 2007 के बाद ही इन्होंने क्या कर दिया, कॉपर को एकदम हटा दिया। इस समय जो सिक्के आपके हाथ में होता है वो क्या होता है, उसमें फेरेटिक होता है, आयरन क्या होता है आपका मिक्स होता है। ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील हम क्या करते हैं, चलाते हैं। कारण यही था कि हर जगह ग्रेसम्स लॉ ने काम किया और बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या किया, बाहर किया। लेकिन जो आपका मेटालिक मनी है वो सक्सेसफुल रहा, सफल क्या रहा आपका, रहा जो पहले से प्राचीन समय से आज तक क्या हो रहा है आपका, ये चल रहा है। इसको सरकार भी क्या करती है, आपकी चलाती है। ठीक है, ग्रेसम्स लॉ क्या है, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को क्या करती है, आपके प्रचलन से बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। और बैड का मतलब क्या होता है, जिसकी आंतरिक वैल्यू कम हो। ठीक है,
उसको हम क्या कहते हैं, बैड, और जिसकी आंतरिक वैल्यू ज्यादा उसको क्या कहते हैं, गुड। तो यहां पे गोल्ड देखिए, अगर जो 10 ग्राम का गोल्ड है, सिक्का आपने चलाया 10 ग्राम का गोल्ड का, और 10 ही ग्राम का चांदी का सिक्का चलाया, तो 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, 10 ग्राम चांदी के सिक्के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो लोगों ने क्या किया, जब सिक्के ये चल रहे थे और गोल्ड के साथ सरकार ने सिल्वर को चलाना शुरू किया, सोचा कि सिक्के की ज्यादा जरूरत है, कमी पड़ रही है, तो दोनों मिक्स चलेगा। जैसे दोनों मिक्स आया तो लोगों के हाथ में जब एक बार गोल्ड गया ना, तो कभी बाहर यूज के लिए लाए नहीं, उसको पिघला के गहने बनवा ले गए आपका, ठीक, कभी उसको बाहर आने नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था, इसी को कहते हैं ग्रेसम्स लॉ। और मैं इवोल्यूशन के बेसिस पे आपके मुद्रा के प्रकार को बता रहा हूं। तो आप अगर जो क्रमिक विकास के आधार पे देखोगे, तो पहले हम प्राचीन समय से ही हम क्या करते थे, वस्तु मुद्रा यूज करते थे, लेकिन इसकी व्यापकता कम थी। कारण यह था कि लॉन्ग डिस्टेंस में इससे आप अपना काम नहीं चला सकते थे। फिर हम मेटालिक मनी लेके आए, धात्विक मुद्रा, लेकिन धात्विक मुद्रा आज तक चलने में सफल रही, इसको कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। कारण यह है कि मेटालिक मनी जो होती है, धात्विक मुद्रा जो होती है, जिसको आप बोलते हो, ठीक है, मेटालिक मनी को, तो जो धात्विक मुद्रा होती है, इसमें अभी भी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बहुत कठिन है। जैसे मान लो कि आपको 1 लाख रुपए लेके कहीं जाना है, और 1 लाख रुपए के सिक्के आप लेकर के एक जहां से दूसरे जहां जाओ, तो पता चला एक ऑटो आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है, इतना उसका वजन हो जाएगा। लेकिन 2-2 हजार का नोट है या 500-500 का नोट है, तो एक छोटे से बैग में आएगा और एक जहां से दूसरे जगह आपका चला जाएगा। तो धात्विक मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या बाद में ये निकल के आई, सफल रहा और आज भी चलता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, एक जहां से दूसरे जहां ले जाने की या लेन देन की जो लागत है, वो बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। इसकी वजह से हमने क्या किया, पेपर मनी लाया, कागजी मुद्रा हम लेकर के आए, और पेपर पे नोट को प्रिंट करके हमने जारी करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इससे जो हमारी पहली समस्या थी मेटालिक वाली, कि इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो बढ़ जाती थी, वो क्या हो गई आपकी, हमारी समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। पेपर मनी ने उसको क्या कर दिया, आपका सॉल्व कर दिया। यानी मनी ऑन द पेपर, ठीक है, इज कॉल्ड पेपर मनी। यानी नोट के रूप में जो मुद्रा होती है, या पेपर पर जो मुद्रा आपकी, कागज पर जो मुद्रा आपकी छप के आती है, वही क्या कहलाती है, आपकी कागजी मुद्रा कहलाती है, ठीक है। उसी को हम कागजी मुद्रा कहते हैं। और भारत में ऐसा माना जाता है कि जो कागजी मुद्रा है, उसकी पहली प्रिंटिंग आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने किया था। भारत का ये पहला मॉडर्न बैंक है। मॉडर्न बैंक, ध्यान रखना, भारत का ये पहला बैंक नहीं है। भारत का पहला बैंक तो 1683 में बना था आपका, द बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन कुछ कुछ किताबों में भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को ही मानते हैं। इसी ने आपका क्या किया था, शुरू किया था। और ऐसा आरबीआई ने बोला है कि 1784 से लेके 84 से लेके 1791 के बीच में, 1791 के बीच में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा क्या की गई थी, आपकी छापी गई थी। नहीं तो उसके पहले क्या होता था, मेटालिक मनी और कमोडिटी मनी से ही हम काम क्या करते थे, अपना चलाते थे। पेपर करेंसी पहली बार वहीं पे क्या हुई थी, आपकी आई थी और छापी गई थी, ठीक है। समझ में आया? नहीं, आरबीआई ने नहीं, आरबीआई ने नहीं, आरबीआई तो 1 अप्रैल 1935 से ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। भारत में पहली बार ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, एक प्राइवेट बैंक था, इसी ने क्या किया था, पेपर करेंसी को भारत में प्रिंट किया था। और फिर 1861 में क्या हुआ था कि जब हम 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर में हम चले गए। तो 1861 में आपका पेपर करेंसी एक्ट आया था, पेपर करेंसी एक्ट आया था, पेपर करेंसी एक्ट 1861, कागजी मुद्रा अधिनियम 1861। इसके बाद ये पूरा ब्रिटिश सरकार को चला गया। ये पेपर करेंसी को क्या करती थी, आपकी छापती थी। जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, तो 1935 से ये सारा काम किसने ले लिया, आपके आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया आपका। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस पेपर करेंसी का चला था, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कागजी मुद्रा इवोल्यूशन के बेसिस पे कैसे कैसे क्रमिक विकास हुआ, क्या दिक्कतें आई और कैसे हम अगली मुद्रा पे आए। खैर, अभी भी मैं बोल रहा हूं कमोडिटी मनी मुद्रा नहीं है, लेकिन जब इवोल्यूशन में देखोगे तो पहली मुद्रा वही थी, चाहे थी या नहीं थी, वो तो आज की परिभाषा बोल रही है ना, उस समय तो वही मुद्रा थी आपकी, तो हम उसको बतौर उस समय मुद्रा कंसीडर करते थे। अब आज के डेफिनेशन से ये मुद्रा नहीं है, तो आप बोल दोगे कि सर कैसे आपने इसको मनी लिख दिया। तो मैंने ये क्रमिक विकास बता रहा हूं, उस समय ये मुद्रा थी, आज की परिभाषा इसको मुद्रा एक्सेप्ट नहीं करती है।
अब आती है बैंक मनी और अगला है आपका क्या, डिजिटल मनी। ठीक है, डिजिटल मनी में ही थोड़ा सा मैं क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल मनी की बात यहां पे करूंगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, इसलिए फिर से वापस आप वीडियो जाके देख लेना लेक्चर का, क्योंकि आज के बाद जितने भी अब आपको लेक्चर मिलेंगे वो एक बार देखने से नहीं होगा आपका क्लियर, 2 बार आपको देखना होगा, तब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो चीजें मिस होंगी वो दूसरे उसमें क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार में आ जाए तब तो और बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि 1-2 बार उसको देख के और बेहतर तरीके से आप उसको रिवाइज कर लें, समझ लें, और जो दिक्कत हो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर यानी कल। कल यहीं से आगे से हम क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे और पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा।